हेलो डियर स्टूडेंट, महेंद्र ज्ञान राणावत चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो है ब्रीफली इंट्रोडक्शन अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एडमिशन्स का दौर चल रहा है, बच्चों के जो है एमबीबीएस में, जीएनएम में, बीएससी नर्सिंग में, डीएमएलटी में, होम्योपैथिक में, ये कई सारे डिपार्टमेंटों के अंदर जो है कई बच्चों ने एडमिशन लिए हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी आए हैं उन कई बच्चों को जो है ये डिमांड आ रही थी उनकी तरफ से कि जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट चलता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो आखिरकार होता क्या है, उसे किस तरीके से जो है फर्स्ट ईयर के बच्चे जानें। तो उसको लेकर के आज जो है इस टॉपिक को लेकर के डिमांड आ रही थी। तो इस टॉपिक पर जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट तरीके से ये जो है चलता है। अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो उसमें सेपरेट एनाटॉमी और सेपरेट फिजियोलॉजी चलता है। जबकि अगर हम नर्सिंग की बात करें तो जीएनएम की अगर हम बात करें तो उसमें जो है अभी भी जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंबाइंड रूप से चलता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो उसमें जो है अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी के तौर पर ये सब्जेक्ट चल रहे हैं। डीएमएलटी वगैरह में और इनमें जो है इतना ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी जो है उनमें भी ये सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट को जो है ज्ञान करवाया जाता है, उन्हें बताया जाता है। तो आइए आज अपन चर्चा करते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को मेडिकल डिपार्टमेंट में जब वो प्रवेश करता है तो फर्स्ट ईयर में ही उसको ह्यूमन बॉडी के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो है उसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, तो एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव का जो शरीर है उस शरीर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अगर हम बात करें और उसकी स्टडी की अगर हम बात करें तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी जो है वो एक विज्ञान की ही शाखा है जिसके अंतर्गत जो है किसी भी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की दो हाथ हो गए, पैर हो गए, आँखें दो हो गई, या फिर जो हमें बाहर से दिखाई दे जैसे किडनियाँ दो हो गई, वो भी जो है एनाटॉमी हो सकता है। दूसरा जो है फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी जो है वो मानव शरीर का जो है उसके अंदर उपस्थित कोई भी ऑर्गन जो है वो किस प्रकार से एक्टिविटी करता है उसको जो है हम फिजियोलॉजी कहेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विथ द internal working of living thing including function such as metabolism, respiration and reproduction। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मानव शरीर के अंदर जो है ये तो हमें पता है कि दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आँखें हैं, दो किडनी हैं, इस प्रकार से और भी ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है कि आँखें दो हैं लेकिन इनके जो फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है विजुअलाइजेशन करने का। तो ये आखिरकार विजुअलाइजेशन जो है किस प्रकार से कर रही है। इतना हजारों योजन दूरी पर स्थित आकाश को भी ये जो है इजीली देख पा रही है। तो आपने कभी सोचने का प्रयास किया है कि ये आखिरकार कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस है कि वो आखिरकार कैसे दिखाई दे रहा है आँखों से, ऐसा क्या हो रहा है इन आँखों के अंदर कि जिससे जो है हमें इतनी दूर भी जो आकाश उपस्थित है वो हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जैसे किडनी की अगर हम बात करें तो ये तो हमें पता है कि किडनियाँ दो होती है, लेकिन वो किडनियाँ जो है किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है ये कभी हमने जानने का प्रयास किया। आपने सुना होगा कि हमारी किडनियाँ जो है वो सारे दिन के अंदर जो है
180 लीटर यूरिन का फिल्ट्रेशन करती है और उसमें से जो है 1.5 लीटर ओनली, एक एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1500 ml 24 घंटे के अंदर जो है यूरिन पास आउट करता है। तो आपने सोचा है कि ये कितना डिफ़िकल्ट वर्क हो सकता है। तो इसके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शायद आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी कि एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन का जो फिजिकली स्ट्रक्चर का अध्ययन कहलाता है, ह्यूमन बॉडी का जो फिजिकली स्ट्रक्चर का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो फिजियोलॉजी का मतलब हो गया कि मानव शरीर के अंदर उपस्थित जो इंटरनल वर्किंग या इंटरनल ऑर्गन जो है वो किस प्रकार से वर्किंग करते हैं, किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, उस चीज़ को जो है हम फिजियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेटाबॉलिज्म, एग्जाम्पल के लिए रेस्पायरेशन, एग्जाम्पल के लिए रिप्रोडक्शन। आपने देखा होगा कि लंग्स दो उपस्थित होते हैं हमारे शरीर के अंदर, लेकिन वो किस प्रकार से जो है रेस्पायरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, ये इसका अध्ययन करना कहलाता है फिजियोलॉजी। तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी शरीर का या ह्यूमन बॉडी के बारे में अध्ययन करने वाले होते हैं तो हमें जो है उसकी सूक्ष्मतम इकाई की अगर मैं बात करूं, जिसे हम कहते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज द सेल। आखिरकार हमारा शरीर जो है वो किस प्रकार से मिलकर के बना हुआ है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले जो है एटम होता है, एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर के हमारी सेल बनती है और सेल को जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे सूक्ष्मतम इकाई है हमारे शरीर की। उसके बाद में फिर सेल सेल मिल कर के और फिर एक टिश्यू का निर्माण करती है और वो टिश्यू मिल कर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं और जब कई सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तब जा कर के एक सिस्टम का निर्माण होता है और जब बहुत सारे सिस्टम, टोटल सिस्टम मिल कर के और फिर जो है एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोशिकाएं कोशिकाएं मिल कर के टिश्यू बनाती, जिसे हम हिंदी में ऊतक कहते हैं, और टिश्यू मिल कर के फिर कोई एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हमारा लंग्स हो गया, जैसे हमारा लिवर हो गया, किडनियाँ हो गई, ब्रेन हो गया। तो ये जो ऑर्गन है ये कई प्रकार के टिश्यूओं से मिल कर के बना है और फिर जब ऑर्गन ऑर्गन मिलते हैं तब जा कर के एक सिस्टम बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है किसी एक ऑर्गन से मिल कर के तो बना हुआ नहीं है, उसके अंदर जो है कई प्रकार के ऑर्गन है। जैसे एग्जांपल के लिए दो लंग्स है, ट्रेकिया है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, नेजल केविटी है। तो ये इन ऑर्गन से मिल कर के क्या बना हुआ है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही सिस्टम सिस्टम मिल कर के और फिर वो जो है किसका निर्माण करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा एक शरीर मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कई प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। उन सिस्टमों के बारे में मैं आगे अध्ययन करने जा रहा हूँ, आगे जो है आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो है उससे पहले जो है हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी जो सेल्स होती है या कोई भी जो कोशिका होती है उससे जो है टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर के सिस्टम बनता है और सिस्टम से मिलकर के बॉडी बनता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 6 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट काउंट कर सकते हैं, ये 6 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। पहला अगर हम बात करें केमिकल लेवल, सेकंड इज़ द सेलुलर लेवल एंड थर्ड इज़ द टिश्यू लेवल, फोर्थ इज़ द ऑर्गन लेवल, फिफ्थ इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड सिक्स्थ इज़ द ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट दिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक मानव जो शरीर होता है वो शरीर जो है वो कई प्रकार के सिस्टम से मिलकर के बना हुआ होता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक मानव शरीर के अंदर जो है टोटल 11 सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सबसे पहला जो सिस्टम आता है इंट्यूगोमेट्री सिस्टम। इंट्यूगोमेट्री सिस्टम के अंतर्गत जो है हमारी बॉडी के अंदर हम हेयर्स हुए, स्किन हुई, स्वेट ग्लैंड हुई, ऑयल ग्लैंड हुई,
नेल्स हुए, इनका जो अध्ययन करते हैं उस सिस्टम को इंटीगोमेट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। सेकंड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज़ रिलेटेड टू द बोन। हमारे शरीर के अंदर जो है टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। अगर बच्चे की मैं बात करूं तो उसके अंदर जो है 306 हड्डियां पाई जाती है। तो वहाँ पर जो है इन हड्डियों के अध्ययन को जो है हम स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत। अगर मैं कई कोर्सों की बात करूं तो कई कोर्सों में जो है ये दोनों सिस्टम जो है वो कंबाइंड रूप से चलते हैं और इनको नाम दे दिया जाता है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। क्या नाम दे दिया जाता है? मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। मतलब मसल्स का और बोन्स का एक साथ में अध्ययन करना मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। तो ये जो है वो तीसरा सिस्टम हो गया। चौथा सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। जैसा कि आपको ज्ञात होगा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो कई प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनियों के ऊपर उपस्थित होती है। थायराइड ग्लैंड जो कि गले के अंदर उपस्थित होती है। तो इसी प्रकार की जो ग्लैंडों का अध्ययन जो है वो हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। हालांकि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो है ग्लैंड एंडोक्राइन प्रकार की होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो बजाय एक्सोक्राइन ग्लैंड के बॉडी में ज़्यादा फंक्शन करती है, इसलिए इस सिस्टम को भी क्या नाम दे दिया गया है? एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट सिस्टम आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसके बारे में आपने भली भांति सुना होगा। 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी आपने पढ़ा होगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं हृदय से संबंधित जो है सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब जिसमें हम हार्ट का अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ देखो इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब वेसल्स का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो एक पंप है। तो हार्ट जो है वो पंप कहाँ पर करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर ही तो करता है ना। तो ब्लड वेसल्स का और हार्ट का दोनों का जो अध्ययन करना है वो हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में करना है। ब्लड वेसल्स का अध्ययन और हार्ट का अध्ययन। हार्ट का जो मेडिकल टर्म है उसका नाम कार्डियक कहलाता है, इसलिए इस सिस्टम को नाम दिया गया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक भी एक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है, अच्छा, लिम्फेटिक और ब्लड सिस्टम कई कोर्सों में जो है कंबाइंड रूप से पढ़ा जाता है। इसके अंदर जो है हम ब्लड का भी अध्ययन कर लेते हैं और लिम्फ जो है वो तो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अलग अलग जगह जो है हमारी बॉडी में लिम्फ नोड उपस्थित होते हैं। उन लिम्फ नोड से जो है लिम्फ का सिक्रेशन होता है और वो जो है हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, तो उसे जो है उसके अध्ययन को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जिसके अंदर हमारे लंग्स आते हैं, फेफड़े आते हैं, जिसके माध्यम से रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग पैटर्न हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। उस जो है सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और नेक्स्ट सिस्टम आता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होता है। नाइन्थ जो सिस्टम आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम बिकॉज आजकल के जो ज़माने में अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम का ही जो डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट, वो सबसे महंगा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल जो इतना ज़माना आगे बढ़ गया है, इतना ज़माना आगे बढ़ जाने के बावजूद भी नर्वस सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां होती है, आज भी 60 to 70% बीमारियों का इलाज हमारे पास में नहीं है। परमानेंट इलाज नहीं है। हम इलाज तो करते हैं लेकिन उनका सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम से संबंधित जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं हम, वो नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, न्यूरॉन वगैरह के बारे में। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है बॉडी का। सारा सेंसेशन, सारा जो है हमें एक सुख और दुख का जो आभास है वो नर्वस सिस्टम की बदौलत ही होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं
तो एक सिस्टम आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसे यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सिस्टम होता है, इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं कि मानव शरीर के अंदर जो है यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। आप इतना तो जानते होंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन हमारी किडनियाँ करती है, तो किडनियों का जो अध्ययन है वो यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर ही किया जाता है। लास्ट और जो सिस्टम आता है वो सिस्टम आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो है वो मानव के जननांगों का अध्ययन किया जाता है। इसे हिंदी में बोला भी जाता है प्रजनन तंत्र वाला जो सिस्टम है, प्रजनन करने वाला जो सिस्टम है। तो मेल के फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके बारे में अध्ययन जो है हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करते हैं। तो ये टोटल जो है 11 सिस्टम है। इन 11 सिस्टमों से मिल कर के और एक मानव शरीर बना हुआ होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट में अगर बात करूं तो कुछ एक्टिविटियां और कुछ प्रोसेज होते हैं मानव शरीर के अंदर। जैसे आपने सुने होंगे कि अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तो उस जिंदा व्यक्ति के अंदर जो है कई सारी चीज़ें चल रही है। जैसे फर्स्ट आ गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, अगर व्यक्ति जिंदा है ना, तो आप ये मान करके चलें कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी चल रहा होगा। अब आप पूछेंगे कि सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो इट इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी। मैंने कहा आपसे कि हमारे शरीर में दो प्रकार की एक्टिविटी या दो प्रकार की रिएक्शन होती है। एक फिजिकल रिएक्शन जो हमें दिखाई देती है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी बदौलत ही हमारे शरीर में कई सारे जो है फंक्शंस हो रहे हैं। आपने सुना होगा एक लीवर जो है अकेला 200 फैक्ट्रियों के बराबर का काम कर रहा है। तो एक लीवर इतना सा ऑर्गन है, 200 फैक्ट्रियों के बराबर काम किस प्रकार से कर रहा होगा। अच्छा, कर रहा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? वो इसलिए दिखाई नहीं देता कि क्योंकि उसका ज़्यादातर फंक्शन जो है वो केमिकल चेंजेज के रूप में होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कैटाबॉलिज्म। अगर कोई व्यक्ति जिंदा होगा तो एक लाइफ प्रोसेस के दौरान उसमें कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये 3 प्रकार के जो है एक्टिविटीज़ उसके अंदर उपस्थित होगी। अब जैसे कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो मतलब एक जो है कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जो है उसका सिंपल केमिकल सब्सटेंस में टूटना ही क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। एनाबॉलिज्म, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी जो है वही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है वो और स्मॉल और सिंपल कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस, ये भी एक बेसिक लाइफ प्रोसेज है। क्या है ये? रेस्पॉन्सिवनेस भी एक बेसिक लाइफ प्रोसेज है कि अगर ज़िंदा है तो साबित करो ऐसा कहा जाता है। तो रेस्पॉन्सिवनेस, ज़िंदा आप उसे ही तो मानोगे ना जो रेस्पॉन्स कर रहा है। और वाजिब सी बात है, जब बॉडी लाइव होगी, ज़िंदा होगी, तो वो रेस्पॉन्स भी करने की कैपेसिटी रखती है। किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर करके और उसके रेस्पॉन्स देने की कैपेसिटी रखती है। एंड नेक्स्ट इज़ द मूवमेंट। मूवमेंट जो है वो भी एक बेसिक लाइफ प्रोसेज है। अगर मानव शरीर जो है वो अगर लाइव होगा, जिंदा होगा, तो वहाँ पर जो है मूवमेंट, मोशन भी आपको देखने को मिलेगा। अब वो मूवमेंट जो है बाहर जैसे हाथ पैरों का मूवमेंट हो रहा है तो वो भी एक मूवमेंट है, लेकिन अगर व्यक्ति जिंदा है तो अंदर उसके जो सिस्टम्स है, अंदर जो उसके ऑर्गन्स है, उनके अंदर भी मूवमेंट हो रहा है। क्लियर? उनके अंदर भी आप ये मान करके चले मूवमेंट हो रहा है। उसकी बदौलत जो है जैसे जीआईटी सिस्टम काम कर रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, रेस्पिरेशन हो पा रहा है। ये सारा का सारा जो है प्रोसेज भी जो है एक बेसिक लाइफ प्रोसेज के अंतर्गत ही आता है। ग्रोथ, अगर व्यक्ति जिंदा होगा तो उसकी ग्रोथ भी होगी। आपने सुना होगा एक पर्टिकुलर एज तक जो है, जैसे 21 ईयर एज तक जो है एक ह्यूमन बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो जैसे साइज का, वेट का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर जो है बेसिक लाइफ प्रोसेस ये भी है कि जब आपकी बॉडी का जो है डेवलपमेंट होता है तो आप कई सारी चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए काबिल होते हैं। रिप्रोडक्शन, ये भी जो है एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है कि अगर हम जिंदा होंगे तो रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी भी उसके शरीर के अंतर्गत हो, अंदर जो है उसके शरीर के अंदर होगी।
तो रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी। तो ये क्या थे, कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस थे। क्या थे? बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो आज हमने जो है ये कुछ थोड़ा सा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और एक मानव का जो शरीर है वो किस प्रकार से पहले सेल से, फिर सेल सेल मिल कर के टिश्यू, टिश्यू मिल कर के ऑर्गन, ऑर्गन मिल कर के सिस्टम, और सिस्टम मिल कर के बॉडी। टोटल कितने प्रकार के सिस्टम जो है मानव शरीर में पाए जाते हैं, और कितना जो है उन सिस्टमों से मिल कर के किस प्रकार से जो है एक शरीर का निर्माण होता है, उसके बारे में हमने जाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, महेंद्र ज्ञान राणावत क्लासेज। जैसे जैसे आपकी आगे और डिमांड आती रहेगी, वैसे वैसे जो है हम और भी टॉपिक्स के बारे में वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू एवरीवन।